हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन का बटन दिया होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, जिसमें आज का हमारा पहला जो प्रश्न होगा वह होगा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। इसी प्रकार से साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संदर्भ में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1973 के तहत इसकी स्थापना जो है वह 1981 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सामान्य जन और विशेषकर दलित, उपेक्षित, पिछड़े समाज की सर्वांगीण प्रगति करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो हम इसमें यह हमारा इंट्रो हो जाएगा, जिसमें हम स्थापना बताएंगे और किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई, इसके उद्देश्य क्या है। तो यह हमारा इंट्रो हो जाएगा। इसमें हमने चर्चा की कि स्थापना हुई थी 1981 में। जो सोसाइटी पंजीकरण या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 है, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य के सामान्य जन और विशेषकर दलित, उपेक्षित और पिछड़े समाज की सर्वांगीण प्रगति करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। और तो यह हमारा आज का एक पहला 3 मार्कर हो गया। अब दोस्तों, जो 2019 की परीक्षा दे रहे हैं मुख्य परीक्षा, या 2020 की जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें टू द पॉइंट लिखना होगा। तो हमारे जो नोट्स हैं वो उसी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि आपके जो सभी टॉपिक हैं वो कवर होते चलें और आपको सिर्फ टू द पॉइंट ही लिखना पड़े। जैसे कि अब हमारा अगला प्रश्न है किरण योजना। तो इसमें हमारा जो पहला फैक्ट होगा वह होगा यह केंद्र सरकार की योजना है। और दूसरा जो हमारा फैक्ट होगा वह होगा कि इसके नोडल एजेंसी कौन होती है। नोडल एजेंसी मतलब वह होता है कि कोई भी मंत्रालय जो उस योजना को लागू करता है तो उसे हम नोडल एजेंसी बोलते हैं। तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। उद्देश्य क्या है? तो जो किरण योजना है इसका उद्देश्य रखा गया है महिला वैज्ञानिकों को सही माहौल देना और उन्हें शोध के लिए आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से यह किरण योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और महिला वैज्ञानिकों को सही माहौल देना और उन्हें शोध में आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो इस प्रकार से आज का यह हमारा दूसरा प्रश्न था। इसके पश्चात हम आज एक 6 मार्कर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले दोस्तों आप सभी को महत्वपूर्ण सूचनाएं दे दूं कि हमारे जो नोट्स हैं वह आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई होगी। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स लीजिए और 21 मार्च से जो मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है उनमें अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अब हमारा जो प्रश्न है वह है भारत में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम निम्न क्षेत्रों में भारत की विज्ञान व तकनीकी पर आधारित उद्योगों को देख सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत पहला है कृषि क्षेत्र में। तो डॉक्टर स्वामीनाथन व डॉक्टर बोरलॉन्ग के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति आई थी, जिससे उत्पादन में 9 गुना वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान हो गया और विश्व उर्वरक उपयोग में चौथा स्थान है। उर्वरक के उपयोग के लिए हमारा जो है वह चौथा स्थान है। इसके पश्चात क्या है कि दाल और कपास की संकर किस्मों को पैदा करने वाले हम पहला देश बने हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में जो भारत ने उपलब्धियां अर्जित की हैं तो उसके विषय में हमने चर्चा की, जिसके अंतर्गत डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बोरलॉन्ग के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति। तो जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है उन्हें हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि डॉक्टर बोरलॉन्ग जो है उन्हें दुग्ध क्रांति को लाने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ आपके 2 प्री के इफेक्ट भी कवर हो जाते हैं कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और दुग्ध क्रांति के जनक जो है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं।
इसके पश्चात है इससे हमें लाभ क्या हुआ, तो उत्पादन में 9 गुना की वृद्धि हुई। कृषि का उत्पादन हो या फिर दुग्ध उत्पादन हो, तो उसमें 9 गुना वृद्धि हुई। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन और साथ ही साथ जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें भी भारत का पहला स्थान है। इसके पश्चात है उर्वरक उपयोग में चौथा स्थान है। विश्व में जो भी देश उर्वरक का सर्वाधिक उपयोग करते हैं उनमें भारत का चौथा स्थान है। तो यह भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके पश्चात क्या है, दाल अर्थात जो दलहन फसलें हैं जैसे कि अरहर, तुअर, इन सभी फसलों की, साथ ही साथ कपास की संकर किस्में पैदा करने वाला भारत पहला देश बना है। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। इसके पश्चात ऊर्जा क्षेत्र में हमने क्या किया, तो वर्तमान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा डेटा यहाँ उपलब्ध करा दें कि जो 1950 है तो उसमें 1713 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा था, जबकि 2017-18 के आंकड़े देखें अगर हम तो 313 गीगावाट। तो मेगावाट से सीधा गीगावाट पर टर्न होना यह ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। इसके साथ साथ ही आप इसमें कुछ और नए फैक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रा सोलर पॉइंट जो अल्ट्रा सोलर प्लांट जो कि रीवा में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। इसके साथ साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के रूप में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में जो है वहाँ फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसकी जो क्षमता होगी वह लगभग 600 मेगावाट यहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसमें नए डेटा डालकर आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि वो करंट में है तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहता है। इसके पश्चात है अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास में क्या भूमिका रही है, तो 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। जीपीएस आरएस तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। मिशन ऑर्बिट मिशन अर्थात जो भारत का मंगलयान मिशन है, चंद्रयान 2 भारत की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ। इसके पश्चात अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। 1969 में इसरो का गठन किया गया। जीपीएस आरएस तकनीकी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। और जैसे मार्स ऑर्बिट मिशन जो कि हमारा मंगलयान है, जो 2013 में मंगल ग्रह की यात्रा पर गया था, और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। इसके पश्चात सूचना और संचार तकनीकी के अंतर्गत तो 21वीं सदी का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाएगा, क्योंकि भारत ने कंप्यूटर, रोबोटिक्स, दूरसंचार, टेलीफोन, सेल्युलर, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर ने विश्व में सूचना क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। तो इस प्रकार से यह जो 21वीं सदी का युग रहेगा वह सूचना और प्रौद्योगिकी का युग कहा जाएगा, क्योंकि भारत ने कंप्यूटर, रोबोटिक्स, दूरसंचार, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, उपग्रह संचार, ऑप्टिकल फाइबर, इसके साथ साथ ही आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने विश्व में सूचना क्रांति का सूत्रपात किया है। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। सबसे पहले हमने कृषि के अंतर्गत चर्चा की थी, उसके पश्चात हमने ऊर्जा पर चर्चा की, ऊर्जा के पश्चात हमने चर्चा की अंतरिक्ष विकास पर, उसके पश्चात हमने चर्चा की सूचना और प्रौद्योगिकी के संबंध में। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा के संदर्भ में। तो प्रतिरक्षा के लिए सबसे पहला जो प्रमुख संगठन है वह है डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। इसमें कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के माध्यम से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वह डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको यह प्री की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया। प्रमुख मिसाइलें व टैंक कौन कौन से हैं जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए हैं? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अर्जुन आदि, नांग वगैरह, जो भी आपको एट द टाइम जो भी आपको मिसाइलें और टैंक के नाम याद आ जाए तो आप उनको प्रतिरक्षा के अंतर्गत इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि नांग हो गया, और पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सब तो आपको याद हो ही जाते हैं। सूर्य भी है इसमें ही।
तो ये सब आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं जब आप मुख्य परीक्षा में लिख रहे होते हैं। इसके पश्चात है रक्षा उपक्रमों हेतु अग्रणी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो HAL अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यह जो है ये रक्षा उपक्रमों हेतु अग्रणी संस्थाएं हैं जिनमें प्रमुख रूप से हम चर्चा करते हैं अगर तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यह 1960 में स्थापित की गई थी और यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भेल का जो मुख्यालय या भेल की स्थापना जो की गई है वह मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फैक्ट यह भी महत्वपूर्ण है कि यह एक महारत्न कंपनी है। इसके पश्चात हमने नाभिकीय तकनीकी के अंतर्गत क्या किया? तो दोस्तों हमने सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर जो भी उपलब्धियां रही हैं उन पर चर्चा की। उसके पश्चात ऊर्जा के संबंध में हमने की, अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में की, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की, प्रतिरक्षा की और अंत में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय तकनीक, जो कि वर्तमान समय की बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। तो भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ साथ नाभिकीय तकनीकी क्षेत्र में भी प्रमुख स्थान रखता है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आयोग और विभाग दोनों यहाँ पर अलग अलग हैं। इसके साथ साथ ही 1974 और 1998 में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण भी किए हैं। तो जो 1974 का था यह परीक्षण जो है इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था और जो 1998 का परीक्षण है यह डॉक्टर अबुल कलाम आजाद उस समय हमारे राष्ट्रपति थे, उनके मार्गदर्शन में किया गया था। तो यहाँ पर परमाणु क्षेत्र के अंतर्गत भी 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, 1974 व 1998 में भारत ने अपने परमाणु परीक्षण भी किए। और इसके पश्चात अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो यह उपलब्धियां मात्र शुरुआत है। अभी भारत को इन सभी क्षेत्रों में कई गुना अधिक उपलब्धियां हासिल करना शेष है। लेकिन इसरो, DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग आदि अन्य संस्थाएं हैं जो इस दिशा में लगातार श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रही हैं। तो आप इस प्रकार से अपने मूल्यांकन को लिख सकते हैं कि यह भारत की शुरुआत है। अभी भारत को और इन्हीं सभी क्षेत्रों में और अधिक उपलब्धियां अर्जित करने की आवश्यकता है। और लेकिन जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ या फिर इस प्रकार से जो भी अन्य संस्थाएं हैं वह इस दिशा में लगातार सर्वश्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मूल्यांकन लिख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको उसका त्वरित सॉल्यूशन प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपने मूल्यांकन को सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वह मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आपके 5000 MCQs कवर होंगे, जो कि अन्य कोचिंग संस्थानों से बहुत ही कम कीमत पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे संपूर्ण विषय के नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप इंडिविजुअल भी अगर परचेज करना चाहें तो हमारे इंडिविजुअल नोट्स भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं।